वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2007 में आई मूवी 1408 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। मूवी की शुरुआत में हमें रोड साइड का नाइट व्यू दिखाया जाता है, जहां पर एक आदमी एक इन में स्टे करने जाता है। इस आदमी का नाम माइक है और माइक एक ऑथर है। इनके कीपर्स रूम की देने से पहले माइक से अपने इनके ऊपर हॉन्टेड स्टोरी लिखने के लिए कहते हैं, ताकि हाइप क्रिएट हो सके। इसके बाद माइक एक बुक स्टोर जाता है, जहां पर उसे बुक साइनिंग इवेंट में बुलाया गया था, मगर इवेंट में सिर्फ 2-4 लोग ही मौजूद थे। इस इवेंट के बाद माइक लॉस एंजलिस लौट आता है और बीच साइड सर्फिंग करने जाता है, मगर डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से पानी की लहर उसे डुबो देती है, मगर माइक ठीक ठाक है। इसके बाद माइक पोस्ट ऑफिस जाता है ताकि वो अपनी मेल ले सके, मगर ज्यादातर मेल हॉन्टेड होटल के एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड थी, ताकि माइक उन होटल जाकर होटल के ऊपर स्टोरी लिखे और हाइप क्रिएट कर सके। मगर एक मेल उसका ध्यान खींच लेती है, जिसमें डॉल्फिन होटल का फोटो था और उसके पीछे लिखा था कि डोंट इंटर 1408। गाइस, यहाँ पर डॉल्फिन होटल के रूम नंबर 1408 की बात हो रही है और सेंडर भी बड़ा चालू है, क्योंकि अक्सर लोग उन चीजों में काफी रुचि दिखाते हैं, जिसके लिए उन्हें खास तौर पे मना किया जाता है। और अब तो माइक डॉल्फिन होटल रूम 1408 जरूर जाएगा। इसके बाद माइक अपने घर लौट आता है और डॉल्फिन होटल कॉल करता है ताकि वो रूम 1408 को अपने स्टे के लिए बुक करा सके, मगर होटल रिसेप्शनिस्ट बोलता है कि सर, रूम 1408 अवेलेबल नहीं है। माइक कई सारी डेट्स पूछता है कि क्या उस दिन रूम अवेलेबल है, मगर रिसेप्शन वाला बंदा इतना ही कहता है कि रूम 1408 परमानेंटली अनअवेलेबल है। और ये सुनकर माइक का इंटरेस्ट रूम 1408 में और ज्यादा बढ़ जाता है। तो माइक डॉल्फिन होटल के बारे में इंफॉर्मेशन चेक करने लगता है, जहां उसे एक ओल्ड न्यूज़पेपर से पता चलता है कि 90s में एक फैक्ट्री ओनर ने डॉल्फिन होटल के एक रूम में सुसाइड कर ली थी, और ऐसा ही सुसाइड 1938 में भी हुआ था। तो माइक अपनी बुक के पब्लिशिंग हाउस कॉल करता है और अपने पब्लिशर सैम से बोलता है कि मुझे डॉल्फिन होटल के रूम 1408 में रुकना है, कुछ जुगाड़ बिठाओ। तो सैम अपने फ्रेंड और लीगल एडवाइजर क्ले की बात माइक से करवाता है। क्ले बताता है कि लॉ के हिसाब से अगर डॉल्फिन होटल का रूम 1408 खाली है और वो लोग फिर भी तुम्हें रूम नहीं दे रहे हैं, तो ये डिस्क्रिमिनेशन कहलाएगा। तो रूम 1408 अगर खाली है तो होटल वालों को तुम्हें रूम देना ही पड़ेगा, वरना हम उनके खिलाफ सूट फाइल कर सकते हैं। इसके बाद सैम माइक से पर्सनल क्वेश्चन पूछता है कि माइक, क्या तुम सच में न्यूयॉर्क आना चाहते हो? तो माइक बोलता है कि मैं अब उस मैटर को पीछे छोड़ चुका हूँ, अब तो बस मैं अपनी जॉब करने आ रहा हूँ। गाइस, असल में माइक की लाइफ में कोई ट्रेजेडी हुई थी जिसका ताल्लुक न्यूयॉर्क शहर से है, और वो वहाँ पे जाना नहीं चाहता था। इसके बाद माइक टैक्सी से डॉल्फिन होटल पहुँच जाता है। माइक देखता है कि ये होटल तो बिल्कुल नॉर्मल है, उसे क्रीपी फीलिंग तो नहीं दे रहा, और यहाँ गेस्ट भी खूब आ जा रहे हैं। मगर जब माइक रिसेप्शन पे चेक इन के लिए जाता है तो रिसेप्शनिस्ट उसकी डिटेल्स कंप्यूटर पे चेक करती है, मगर लेडी के सामने एक अलर्ट शो होने लगता है, जिसके हिसाब से गेस्ट को यानी कि माइक को चेक इन से पहले मैनेजर से मिलना होगा। इसके बाद होटल मैनेजर गेराल्ड माइक से आकर मिलता है, और गाइस, गेराल्ड को तो आप सभी लोग पहचान ही गए होंगे, ये सैमुअल जैक्सन है, जिन्होंने निक फ्यूरी का रोल भी किया है। इसके बाद गेराल्ड माइक को अपने ऑफिस ले जाता है और पूछता है कि क्या तुम सच में 1408 रूम में एक रात रुकना चाहते हो? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है कोई भी उस रूम में 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुक पाया है। मगर माइक को लगता है कि गेराल्ड उससे मजाक कर रहा है, वो तो बस माइक की क्यूरियोसिटी बढ़ाना चाहता है। मगर गेराल्ड माइक को वार्न करता है कि ये सब मैं पब्लिसिटी के लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं उस रूम से तुम्हारी डेड बॉडी को कलेक्ट करना नहीं चाहता। गेराल्ड बताता है कि जब से ये होटल चालू हुआ है तब से अब तक रूम 1408 में 56 मौत हो चुकी हैं, जिनमें से 22 मौत बिल्कुल नेचुरल थी, और उनमें से 4 मौत तो मेरे ही कैरियर के दौरान हुई हैं। इसलिए ही मैंने 1408 रूम को परमानेंटली अनअवेलेबल करवा दिया है। इसके बाद गेराल्ड माइक को एक पैकेज देकर बोलता है कि इस पैकेज में 1408 रूम और उसमें हुई डेथ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है, तुम चाहो तो इसे ले जाओ और अपनी बुक में जो चाहे लिख लो, मगर प्लीज रूम 1408 में मत रुको। इसके बाद माइक पैकेज को खोलकर चेक करने लगता है, जिसमें रूम 1408 में हुई डेथ से रिलेटेड फोटो वगैरह थे, मगर माइक फिर भी इंसिस्ट करता है कि वो रूम 1408 में रुकना चाहता है, क्योंकि वो घोस्ट वगैरह में बिलीव नहीं करता। तो हार मानकर गेराल्ड माइक को रूम की दे देता है और बताता है कि डोंट बी सरप्राइज्ड, रूम 1408 में इलेक्ट्रिक कार्ड्स काम नहीं करते, इसलिए रूम को अभी भी की से लॉक किया जाता है। माइक गेराल्ड से पूछता है कि तुम लोग उस रूम से इतना डरते हो तो उसकी मेंटेनेंस कैसे करते हो? तो गेराल्ड बताता है कि महीने में एक दिन ऐसा समय आता है
जिस वक्त रूम 1408 की इवल फोर्स कमजोर रहती है और तब हमारा होटल स्टाफ ग्रुप्स में उस रूम में जाता है ताकि लाइट बल्ब्स और बेडिंग वगैरह चेंज कर सकें। हम हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि कोई भी ग्रुप उस रूम में 10 मिनट से ज्यादा न रुके और इन 10 मिनट के दौरान हमेशा ये ध्यान रखा जाता है कि उस रूम के सभी डोर ओपन रहें। मगर इतनी सावधानी बरतने के बावजूद एक बार एक हादसा हो गया। जब हमारा ग्रुप वहाँ मेंटेनेंस के लिए गया था तब किसी इवल एंटिटी ने एक मेड की आंखें फोड़ दी। जब हमने चेक किया तो हमने देखा कि उस मेड की आंखों में सीजर्स घुसी हुई थी और वो पागलों की तरह हंस रही थी। इसके बाद गेराल्ड माइक को 13th फ्लोर तक पहुंचाकर बोलता है कि मैं इससे आगे नहीं जा सकता, आगे तुम्हें खुद ही जाना होगा। इसके बाद माइक अपने रूम की तरफ जाने लगता है। पहले तो सब कुछ नॉर्मल लगता है मगर इस फ्लोर पर कुछ तो अनसेटलिंग था। यह मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक से ही क्रीपी फीलिंग आ रही थी। इसके बाद माइक रूम 1408 तक पहुंच जाता है और डोर खुलते ही ऐसा लगता है कि कोई अंधेरे में अपने न्यू प्रे का वेट कर रहा है। मगर लाइट जलाने पर माइक को कुछ भी एबनॉर्मल नहीं मिलता। माइक फिर पूरे रूम को अच्छे से चेक करता है, सभी पेंटिंग्स को चेक करता है। इसके बाद माइक अपने टेप रिकॉर्डर से रिकॉर्डिंग करना चालू कर देता है और जब माइक अपने रूम की विंडो से बाहर का व्यू देखता है तभी अचानक से रेडियो चालू हो जाता है, वो भी अपने आप। और जब माइक चेक करता है तो उसे बेड पिलो पर 2 चॉकलेट रखी हुई मिलती हैं जिन्हें वहां पर होना नहीं चाहिए था। तो ये देखकर माइक घबरा जाता है मगर फिर भी उसे लगता है कि शायद किसी होटल स्टाफ ने ऐसा किया होगा। मगर चेक करने पर उसे पूरी रूम में कोई भी नहीं मिलता, जिससे अब माइक की धीरे धीरे चटकना चालू हो जाती है और फिर अचानक से रूम में टेम्परेचर बढ़ना चालू हो जाता है। तो माइक होटल सर्विस को कॉल करके रिपेयर मैकेनिक को भेजने के लिए कहता है। इसके बाद माइक ब्लू लाइट से रूम को चेक करने लगता है जिससे उसे कुछ विजन्स आने लगते हैं जैसे डेड बॉडीज यहाँ पे पड़ी हुई हो। इसके बाद होटल का मैकेनिक रूम तक पहुंच जाता है मगर अब रूम का डोर ओपन ही नहीं हो रहा होता। तो काफी मेहनत करने के बाद माइक डोर को फोर्सफुली ओपन कर देता है मगर मैकेनिक रूम में अंदर नहीं आना चाहता। वो डोर से ही खड़े होकर बताता है कि टेम्परेचर मेंटेन करने वाले डिवाइस को कैसे ठीक करना है और थोड़ी ही देर में डिवाइस ठीक हो जाता है। मगर जब माइक डोर की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि डोर बंद है और यहाँ से मैकेनिक भी गायब है, जैसे वो कभी यहाँ पे आया ही नहीं था। इसके बाद जब माइक मस्त दारू चढ़ा रहा होता है तभी रेडियो फुल वॉल्यूम पर अचानक से चालू हो जाता है और ये देखकर माइक लगभग बिस्तर गीला कर देता है। और जब माइक रेडियो को ठीक करना चाहता था तब अपने आप रेडियो का टाइमर बदलने लगता है और 60 मिनट का टाइमर चालू हो जाता है। और अब माइक को डर लगना स्टार्ट हो गया है क्योंकि गेराल्ड ने उसे वार्न किया था कि इस रूम में कोई भी 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुक पाता। मगर फिर अचानक से माइक को कुछ भी सुनाई देना बंद हो जाता है तो वो विंडो से बाहर सिटी का नॉइज सुनने की कोशिश करता है मगर तभी अचानक से विंडो का शटर नीचे गिर जाता है और माइक के हाथ में काफी चोट लग जाती है और काफी ब्लड भी निकल रहा होता है। तो वो ठंडे पानी से हाथ को धोने की कोशिश करता है मगर अचानक से बहुत तेज गर्म पानी आने लगता है। माइक जैसे तैसे करके टैप वाटर को रोकता है मगर क्लॉक रेडियो फिर से बजने लगता है और सॉन्ग था वी हैड जस्ट बिगेन, जैसे कोई कह रहा हो कि अभी तो बस शुरुआत हुई है। इसके बाद माइक क्लॉक रेडियो का पावर कॉर्ड निकाल देता है मगर रेडियो का टाइमर अभी भी चल रहा होता है। इसके बाद माइक फोन से होटल सर्विस को कॉल करता है ताकि वो होटल से चेकआउट कर सके मगर कोई भी उसकी बात का जवाब नहीं देता। जब माइक अपना सामान लेकर यहाँ से भागना चाहता था तो उससे रूम का डोर ओपन ही नहीं होता और डोर की की भी टूट जाती है और तो और डोर का नॉब भी टूट जाता है, यानी वो पूरी तरह से यहाँ पे लॉक्ड है। इसके बाद माइक विंडो से बाहर हेल्प हेल्प चिल्लाने लगता है मगर अपोजिट बिल्डिंग में मौजूद आदमी बिल्कुल वैसे ही एक्ट करने लगता है जैसे माइक कर रहा है। माइक देखता है कि अपोजिट होटल रूम में उसे अपनी ही शक्ल का आदमी दिखाई दे रहा है और वो माइक को इमिटेट कर रहा है। बस फर्क इतना है कि उस दूसरे आदमी ने ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं और उस पर कोई पीछे से हमला करने वाला है। और ऐसा ही रियल माइक के साथ होता है, उस पर भी कोई हिडियस फिगर चाकू से हमला कर देता है मगर फिर वो फिगर अचानक से गायब हो जाता है और अब माइक हद से ज्यादा डरा हुआ है। वो विंडो से टेबल लैंप को नीचे फेंकता है ताकि स्ट्रीट पे लोगों का ध्यान खिंच सके मगर लैंप जमीन पर गिरने से पहले ही गायब हो जाता है। तभी माइक को एक बच्चे की आवाज आने लगती है कि डैडी वेयर आर यू। माइक को लगता है कि उसका दिमाग खराब हो रहा है, शायद वो हेलुसिनेट कर रहा है, शायद गेराल्ड ने उसे जो वाइन दी है उसमें कोई ड्रग मिला हुआ होगा। माइक अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो तो बस हेलुसिनेट कर रहा है मगर तभी अपने आप टीवी चालू हो जाती है और वीडियो में माइक की वाइफ लिली और बेटी कैटी भी मौजूद थी जिससे माइक को पुरानी बातें याद आने लगती हैं और वो रोने लगता है मगर टीवी को टच करते ही टीवी ऑफ हो जाती है। इसके बाद माइक को एक आदमी का स्पेक्टर दिखाई देता है जो विंडो से नीचे कूद जाता है। ये वही आदमी था
जिसे माइक ने न्यूज आर्टिकल में देखा था और ये आदमी रूम 1408 में मरने वाला पहला आदमी था। और फिर ऐसे ही कई और स्पेक्टर विंडो से नीचे कूदते हुए दिखाई देते हैं और माइक को बच्चों के रोने की जोर जोर से आवाजें आने लगती हैं। इसके बाद माइक को वॉशरूम में एक बुढ़ा आदमी चेयर पर नजर आता है, मगर असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। या शायद माइक हेलुसिनेट कर रहा है या ये एबनॉर्मल इवेंट सच में हो रहे हैं। अब माइक को समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या सही है क्या गलत, क्या सच है क्या झूठ, ये रियलिटी है या नाइटमेयर, वो एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। इसके बाद माइक विंडो से बाहर निकलकर दूसरे किसी रूम में जाना चाहता है, तो वो अपने रिकॉर्डर में बोलता है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मैं चाहता हूँ कि मेरी डेथ को एक्सीडेंट करार कर दिया जाए। इसके बाद वो धीरे धीरे दूसरे रूम की तरफ जाने की कोशिश करता है, मगर सरप्राइजिंगली उसके रूम के बाजू में कोई भी रूम नहीं था और न ही कोई विंडो थी, जबकि वहां पर तो रूम और विंडो होने चाहिए थे। तो माइक को वापस अपने रूम में लौटना पड़ता है। गाइस, ये रूम तो बिल्कुल अपनी लाइफ जैसा लग रहा है, जो कि अच्छे से ले रहा है और हम इसे अवॉइड भी नहीं कर सकते। माइक अंदर जाकर देखता है कि रूम का लेआउट चेंज हो गया है और उसे एक हॉस्पिटल रूम दिखाई देता है, जहां उसे अपनी बेटी कैटी बेड पर नजर आ रही होती है। माइक को याद आता है कि ये तो उसका पास्ट इंसिडेंट है, जहां कैटी के रूम के बाहर माइक अपनी वाइफ लिली को कन्विंस करना चाहता था कि फिकर नॉट, कैटी ठीक हो जाएगी। इसके बाद रूम का टेम्परेचर डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, तो माइक आउटसाइड वर्ल्ड में कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। फोन में तो नेटवर्क शो नहीं हो रहे थे, मगर उसके लैपटॉप में वायरलेस नेटवर्क शो हो रहे थे। तो वो अपनी वाइफ लिली से वीडियो चैट करता है और उसे जल्दी से डॉल्फिन होटल के रूम 1408 में पुलिस भेजने के लिए कहता है। मगर तभी अचानक से रूम का स्प्रिंकलर सिस्टम चालू हो जाता है, जिससे माइक का लैपटॉप शॉर्ट सर्किट हो जाता है और माइक अब काफी ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि उसे ये भी नहीं पता है कि उसकी वाइफ लिली ने उसकी बातें सुनी भी है या नहीं। इसके बाद माइक रूम के एयर डक्ट वेंटिलेशन पाइप से ऊपर चढ़कर बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर एयर डक्ट से उसे हर रूम में अपने लाइफ का ही पास्ट नजर आता है। मगर तभी माइक को एक क्रीपी बुड्ढा दिखाई देता है, जो कि उसका पीछा करने लगता है। तो माइक किक मार के उस क्रीपी बुड्ढे का स्कल तोड़ देता है और नेक्स्ट वाले एयर डक्ट से अंदर कूद जाता है। और ये उसकी बदकिस्मती थी कि ये रूम 1408 ही निकलता है। इसके बाद जब माइक दारू चढ़ाकर सारे इवेंट्स को बुलाने की कोशिश करता है, तब उसे फ्रिज की दूसरी तरफ गेराल्ड दिखाई देता है, जो कि माइक से पूछता है कि आर यू एंजॉयिंग योर स्टे। और ऐसा सुनकर माइक लगभग पगला जाता है, मगर इस फ्रिज के उस पार तो कोई भी नहीं था और फ्रिज ड्रिंक से भरा पड़ा था। इसके बाद जब माइक भगवान का सहारा लेना चाहता था, तब होली बाइबल के पेजेस ही ब्लैंक निकलते हैं। इसके बाद माइक को वो दिन याद आने लगते हैं जब उसकी बेटी बीमार थी और उनकी बातों से पता चलता है कि कैटी जल्द ही मरने वाली है। तो लिली कैटी को समझा रही होती है कि हेवन एक ब्यूटीफुल प्लेस है, वहाँ पर गॉड भी होते हैं जो अपने बच्चों की केयर करते हैं। इसके बाद माइक के रूम का टेम्परेचर कुछ ज्यादा ही गिर जाता है और यहाँ पर स्नो गिरने लगती है और सब कुछ जमने लगता है। तो माइक ठंड से बचने के लिए आग जला लेता है और गेराल्ड के दिए हुए पैकेज वाले फोटोज जलाने लगता है, मगर फिर भी माइक जमना स्टार्ट हो जाता है। मगर तभी माइक का लैपटॉप फिर से ठीक हो जाता है और उसे लिली बताती है कि माइक, तुमने पुलिस को डॉल्फिन होटल के रूम 1408 में भिजवाने के लिए कहा था, मगर पुलिस के हिसाब से तो वो रूम खाली है, उसमें कोई भी नहीं है। तो ये सुनकर माइक लगभग टूट जाता है। तो लिली बोलती है कि तुम डरो मत, मैं 15 मिनट में होटल पहुंच रही हूँ। मगर माइक देखता है कि रेडियो के क्लॉक में सिर्फ 2.5 मिनट का टाइमर बचा है। तो माइक लिली से होटल आने के लिए मना कर देता है। मगर अजीब बात ये है कि चैट विंडो में माइक लिली को जल्दी से होटल बुलाने लगता है, मगर वो रियल माइक नहीं था और लैपटॉप वाला माइक रियल वाले माइक को ईवल स्माइल देने लगता है। और फिर इसके बाद पेंटिंग से बहुत सारा पानी निकलने लगता है, जिस पानी में माइक डूब जाता है। जब माइक पानी से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि वो लॉस एंजलिस के बीच पर पहुंच गया है, जहां पर वो अपनी मिल चेक करने से पहले सर्फ करने गया था। इसके बाद जब माइक को होश आता है तो वो एक हॉस्पिटल के बेड पर मौजूद था और लिली भी यहाँ पे मौजूद थी। लिली उसे बताती है कि तुम सर्फ करने के दौरान पानी में डूब गए थे और तुम्हारे सर्फ बोर्ड से तुम्हारे सर में चोट लग गई थी, इसलिए मुझे न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस आना पड़ा। तो माइक बताता है कि मैं न्यूयॉर्क में एक होटल रूम में फंसा हुआ था और वो रूम मुझे हॉन्ट करके मुझे मारना चाहता था, मगर लिली को लगता है कि माइक पानी में डूबने की वजह से सदमे में है। इसके बाद लिली माइक को डिस्चार्ज करा लेती है और पूछती है कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे, मगर माइक के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। असल में माइक अपनी बेटी की मौत के बाद सच्चाई से दूर भाग रहा था ताकि उसे अपनी बेटी की याद न आए। लिली कहती है कि क्यों न तुम अपने डॉल्फिन होटल रूम वाली स्टोरी को
एज अ बुक लिखो। और इसके बाद माइक अपने लैपटॉप पर स्टोरी लिखना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद माइक स्टोरी पूरी करके पोस्ट ऑफिस जाता है ताकि अपनी स्टोरी को न्यूयॉर्क पब्लिशिंग हाउस को भेज सके। मगर सरप्राइजिंगली इस पोस्ट ऑफिस का स्टाफ वही लोग थे जो कि डॉल्फिन होटल में काम करते थे, और वो लोग पोस्ट ऑफिस को तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और पोस्ट ऑफिस के पूरा टूटते ही माइक फिर से रूम 1408 में पहुंच जाता है, जहां पर उसके डिस्पेयर की शुरुआत हुई थी। बस इस बार ये रूम टूटा फूटा पड़ा था। अब माइक बहुत ज्यादा गुस्सा है। उसे लग रहा है कि वो यहाँ से आजाद हो चुका था, मगर फिर घूम घाम कर वो वापस फिर से यहाँ पे पहुंच गया। माइक सोचता है कि जब मुझे वापस यहीं पे लाना था तो मुझे बाहर जाने क्यों दिया, मुझे मेंटल टॉर्चर क्यों किया जा रहा है। मगर तभी माइक को अपनी मरी हुई बेटी कैटी दिखाई देने लगती है और उसके पैरों से खून निकल रहा होता है। वैसे माइक को पता था कि सामने कैटी नहीं है, मगर वो भी एक नॉर्मल पिता था जो अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो कैटी को अपने गले लगा लेता है, मगर बातों ही बातों में कैटी की बॉडी से लाइफ निकल जाती है और बेचारा माइक दुखी टूटा हुआ रोता रह जाता है, क्योंकि इस रूम ने उसे अपनी बेटी की मौत दोबारा से दिखा दी। और फिर क्लॉक रेडियो की आवाज के साथ कैटी की बॉडी राख की तरह बिखर जाती है। तो माइक गुस्से से रेडियो वगैरह तोड़ना स्टार्ट कर देता है, मगर रेडियो पे अभी भी वो गाना बज रहा होता है। इसके बाद क्लॉक रेडियो का टाइमर 0 हो जाता है और फिर ये रूम बिल्कुल ठीक हो जाता है, जैसे कि इस रूम में कुछ हुआ ही ना हो। मगर इतना ही काफी नहीं था। क्लॉक रेडियो का टाइमर फिर से 60 मिनट से चालू हो जाता है, यानी इस रूम में माइक एक लूप में फंसा हुआ है। तभी यहाँ के फोन पर कॉल आता है, तो माइक कॉल उठाकर पूछता है कि रूम 1408, तुम मुझे आखिर मार क्यों नहीं देते, मुझे टॉर्चर क्यों कर रहे हो। तो माइक को दूसरी तरफ से एक आवाज सुनाई देती है कि हम अपने सभी गेस्ट का पूरा ख्याल रखते हैं, तुम लोग अपनी मर्जी से यहाँ आ तो सकते हो मगर जा नहीं सकते, और तुम्हारी वाइफ सिर्फ 5 मिनट में यहाँ पहुँचने वाली है। हम तुम्हारी पूरी फैमिली फ्रेंड्स सभी को मार देंगे। असल में गाइस, रूम 1408 एक इवल एंटिटी है। इसके बाद इस सबसे परेशान होकर माइक रूम में आग लगा देता है, यह कहते हुए कि रूम 1408, अगर मैं मरा तो मैं तुम्हें अपने साथ लेके मरूंगा। इसके बाद होटल में फायर अलार्म बजने लगता है, जिससे सभी गेस्ट बाहर भागने लगते हैं। वहीं माइक के रूम में आग लगने की वजह से किसी क्रिएचर के बहुत तड़प कर रोने की आवाज सुनाई देती है। तभी माइक के रूम में जोरदार ब्लास्ट होता है, जिससे सभी पेंटिंग, कर्टेन, विंडो सभी जलने लगते हैं। माइक ये सब देखकर बहुत खुश था और किसी क्रिएचर के रोने की आवाजें उसे सुनाई देती हैं, मानो ये रूम कोई क्रिएचर हो और ये रूम जलने के साथ वो क्रिएचर मर रहा हो। और इसी आग में माइक और रूम 1408 दोनों का स्वाहा हो जाता है। इसके बाद हमें माइक का फ्यूनरल दिखाया जाता है, जहाँ पर माइक की वाइफ लिली और उसका पब्लिशर सैम भी मौजूद था। फ्यूनरल के बाद डॉल्फिन होटल का मैनेजर गेराल्ड लिली से मिलता है और उसे एक बॉक्स देते हुए बोलता है ये सामान माइक का है जो हमें रूम 1408 से मिला था, मगर लिली ये लेने से मना कर देती है। इसके बाद गेराल्ड अपनी कार में लौट आता है और खुद से ही बोलता है कि मिस्टर माइक, आपने बहुत अच्छा और बड़ा काम किया है उस इविल रूम को डिस्ट्रॉय करके। इसके बाद गेराल्ड माइक के टेप रिकॉर्डर को चालू करके टेप सुनता है, जिसमें उसे पहले तो अपने और माइक का कन्वर्सेशन सुनाई देता है और फिर माइक की पर्सनल रिकॉर्डिंग जो उसने उस रूम में की थी। और सरप्राइजिंगली इस टेप में कैटी और माइक की कन्वर्सेशन भी रिकॉर्ड थी, मगर असल में कैटी तो काफी समय पहले मर चुकी थी, जिससे ये प्रूव हो रहा था कि रूम 1408 कोई मिस्टीरियस इवल एंटिटी थी और उस रूम के अंदर वो सब हुआ था जो भी माइक ने देखा, सुना या महसूस किया। गेराल्ड फिर ये बोलकर निकल जाता है कि माइक की मौत जाया नहीं जाएगी, उसने अच्छा काम किया है। लास्ट सीन में हमें रूम 1408 में माइक का फैंटम दिखाया जाता है, जिसे कैटी की आवाज सुनाई देती है, तो माइक आवाज के पीछे जाने लगता है और वो इस रूम से गायब हो जाता है। और गाइज, इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।